रविवार का दिन था। दोपहर के 2 बजे थे। घर पर कोई भी नहीं था। सुमन का कमरा उसकी ही तरह फैला हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई जंग लड़ी गई हो। पर असली जंग तो सुमन के दिल दिमाग में चल रही थी। सुमन 30 साल की लड़की थी जो आज के हिसाब से सर्वगुण संपन्न थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री भी उसने अच्छे नंबरों से पास की थी। हाल ही में अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लगी थी और अब वो अच्छा खासा कमा भी रही थी। ऑफिस में लोग उसके काम को काफी मानते भी थे। अगर सब कुछ सही था तो सुमन की जिंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों थी? सुमन अपने बिस्तर पर किसी फटी चादर सी बिछी हुई थी। आंखों के नीचे आया कालापन बता रहा था कि वो कई रातों से सोई नहीं थी। बिखरे हुए बाल, सूजी आंखें उसके रूप को डरावना बना रही थीं। उस बेहोशी की हालत में भी उसके कानों में बड़ी माँ के कहे शब्द गूंज रहे थे जो वो उसकी माँ से कह रही थी। छोटी बहू, अपनी बिटिया को अपनी जोगन ही बना दो। शादी ब्याह तो इसका होने से रहा। हम कब से कह रहे थे कि इतना पढ़ने लिखने पर पैसा झोंकने से अच्छा है कि इसका वजन कम करने के लिए ही 2 कौड़ी गंवाते। कम से कम शादी तो हो जाती लड़की की। बोल बोलकर हमारी तो जुबान ही सूख गई है कि शादी डिग्री देखकर ना होती, उसके लिए रंग रूप और सुंदर शरीर की जरूरत होती है। 30 साल की हो गई है, हमें क्या छाती पर मूंग दलने दो उम्र भर। सुमन के वजन के कारण न सिर्फ उसे बल्कि उसके माता पिता को भी उल्हानों का सामना करना पड़ता था। सुमन अपने शरीर के वजन से उतनी परेशान नहीं थी जितनी परेशान वो समाज और रिश्तेदारों के तानों के वजन से थी। बार बार अपने माता पिता को बिना किसी गलती के सबके सामने सिर झुकाकर खड़े देखना उसके लिए अब दूभर होता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि सुमन ने अपना वजन कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने जुम्बा, जिम, योगा सब आजमाया, पर वजन है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय के साथ सुमन का ये वजन उसके डिप्रेशन का कारण बन गया था। घर वालों की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में तो सुमन सबसे लड़ती झगड़ती, सबको ऊटपटांग जवाब देती, पर धीरे धीरे वो बिल्कुल चुप हो गई। आज बड़ी माँ के कड़वे शब्दों ने तो जैसे जहर का काम कर दिया। ये हलाहल वो आज पचा नहीं पा रही थी। वो कुछ सोचते हुए अपने बिस्तर से उठी, अलमारी से एक दुपट्टा निकाला और उससे पंखे पर एक फंदा बनाया। उसने आज अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया था। बिस्तर पर स्टूल रखकर वो उस पर खड़ी हो ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ठिठक गई। उसका दिमाग सही हालत में नहीं था। हालात के साथ तालमेल बैठाने में उसे कुछ समय लगा। तब तक एक बार घंटी फिर बजी। सुमन को लगा कि शायद घरवाले जल्दी लौट आए हैं। उसने अपने आप को संभाला, आंखें पोंछी, पंखे से फंदा उतारा और दरवाजे की ओर चल दी। घंटी फिर से बजी। सुमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर खड़ा आदमी झुंझलाहट में कहने लगा, क्या मैडम, कितना टाइम लगा दिया? अब एक पार्सल के पीछे क्या अपना पूरा दिन बर्बाद कर दूं? ऐसा कहते हुए उसने सुमन के हाथ में एक पैकेट थमाया और चला गया। सुमन ने पार्सल देखा, वो उसी के नाम का था। उसे जिज्ञासा हुई कि उसे कौन और क्या भेज सकता है। उसने खाकी रंग का लिफाफा खोला तो अंदर सफेद रंग का एक और लिफाफा था जिस पर हरे रंग का एक पोस्टिट नोट भी चिपका हुआ था जिस पर कुछ लिखा था। सुमन ने उसे बिना पढ़े ही अलग रख दिया और सफेद लिफाफे को खोला। लिफाफे में सुमन की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स थे। उसे देखते ही सुमन को याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले वो इंटरव्यू देने गई थी और उसकी पूरी फाइल ही कहीं खो गई थी। उन डिग्रियों को देखते हुए वो सोच रही थी कि अब ये सब मेरे किस काम का, मैं इनका क्या करूं? मेरे लिए अब ये सब बेमानी है। ये कागज के टुकड़े समाज में मुझे ना ही इज्जत दिला सकते हैं और ना ही मेरी शादी करवा सकते हैं। चाहे सुमन कुछ भी सोच रही हो, पर आज डिग्रियों के उस पैकेट ने उसका जीवन बचा लिया था। अब उसका दिमाग कुछ शांत हो गया था। वो हाथ मुंह धोकर कमरे में लौटी तो उसे याद आया कि उसे पैकेट के साथ एक पोस्टिट नोट भी मिला था। वो सफ़ेद लिफाफे पर चिपके उस पोस्टिट नोट को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, हेलो सुमन जी, मुझे आपकी फ़ाइल बस की सीट पर मिली। आपका नाम और घर का पता मुझे आपकी फ़ाइल से ही मिला।
आप फाइल मिलने की सूचना मुझे ज़रूर दें। अपना पता व फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ। आशीष। उस मैसेज में कोई खास बात तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसे पढ़कर सुमन के सूखे मुरझाए होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। ये क्या एहसास था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था उसे वो अच्छा लग रहा था। एक पोस्टेड मैसेज ने धीरे धीरे सुमन के जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे। सुबह अपनी जिंदगी को खत्म करने वाली घटना को रात तक सुमन भूलती चली गई। अपने बिस्तर पर जब लेटी तो पोस्टिट उसके हाथ में ही था। वो बार बार मैसेज पढ़ रही थी। कुछ सोचकर वो बिस्तर से उठी और अपनी टेबल पर गई। उसने दराज से पोस्टिट निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। हेलो आशीष जी, मेरी फाइल लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भेजकर आपने मेरी बहुत मदद की है। सुमन। लिफाफा सुमन ने एक अनजानी उम्मीद से भेजा था। उम्मीद जवाब की। 8-10 दिनों तक जब कोई जवाब नहीं आया तो सुमन ने खुद को समझाया, मैं भी कैसी पागल हूँ, कोई भला धन्यवाद का जवाब क्यों भेजेगा। ये तो बहुत सामान्य सी घटना थी कि किसी राह चलते को मेरी फाइल मिली और उसने इंसानियत के नाते मुझे वो वापस भेज दी। लेकिन ये बात तो है कि वो पोस्टेड मैसेज जरूर ईश्वर ने ही भिजवाया है, क्योंकि उस एक मैसेज ने मुझे उस समय अपनी बेहोशी और डिप्रेशन से बाहर निकाला। खुद को ऐसा समझाकर सुमन ने फिर से एक बार अपने थके हुए जीवन को जीना शुरू किया। फिर एक बार वही लोगों के ताने और हर कदम पर वजन कम करने के उपाय देते शुभचिंतक। वजन बढ़ने के डर से सुमन ने खाना छोड़ दिया। कसरत करते करते दर्द से बेहाल हो गई। फिर भी वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पर उसे शादी के लिए रिजेक्ट करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। सुमन अक्सर सोचती कि समाज दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाली सुंदर लड़कियों को स्वीकार करता है, पर जरा रंग रूप में 19-20 हुआ तो लड़की रिजेक्ट हो जाती है। उसके मन में ये बात पक्की हो गई थी कि मोटे भद्दे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है और ना ही उन्हें कोई स्वीकार करता है। सुमन की सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसे मालूम नहीं था कि जीवन उसे बहुत सुंदर उपहार देने वाला है। वो कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी खूबसूरत सवेरा होता है, और वो सवेरा सुमन के जीवन में भी आया। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला और सुमन को आवाज लगाई, सुम्मी, ओ सुम्मी, देख तेरे लिए कोई लिफाफा आया है। सुमन ऑफिस जाने की तैयारी में थी। वो आवाज सुनते ही दरवाजे की ओर लपकी। उसे अंदेशा हो गया था कि वो लिफाफा किसने भेजा है। उसने लिफाफा लिया और उसे खोला। इस बार लिफाफे के अंदर 2 पोस्टिट नोट लगे थे। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और पोस्टिट मैसेज पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी, आपका जवाब देखकर अच्छा लगा। माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जवाब देने में ज़रा देर हो गई। वैसे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। आपके सर्टिफिकेट से पता चला कि आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप कहीं नौकरी करती हैं। इस सवाल का जवाब तो सुमन को देना ही था। सुमन ने तुरंत अपने दराज से पेन और एक चटकीले रंग का पोस्टिट नोट निकाला और उस पर अपने बारे में सारी जानकारी लिखकर भेज दी। अब मैसेज का यह सिलसिला लगातार चलने लगा। उन 2-3 लाइनों के मैसेज का सुमन बेचैनी से इंतजार करती। उसके जीवन में एक अनदेखी अनजानी सी लहर आ गई थी। वो इस पोस्टेड रिश्ते में खुलकर सांस ले रही थी। उसे पता था यहाँ कोई उसके रंग रूप या वजन को जज नहीं करेगा। सुमन के जीवन से निराशा और डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। पोस्टिट के उन मैसेज ने जैसी जादू की छड़ी ही घुमा दी थी। अब ना तो उसे अपना मोटापा दिखाई देता और ना ही अब लोगों के ताने चुभते थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, मैसेज में भावनाओं के एहसास और आत्मीयता बढ़ने लगी थी। पोस्टिट नोट का गुलाबी रंग सुमन के गालों पर भी दिखने लगा था। सुमन ने उन पोस्टिट मैसेज को अपनी अलमारी में बड़े प्यार से सजा कर रखा था। उसके लिए आशीष किसी परी कथा सा था। आशीष भी खुद को सुमन की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। मैसेज की चाशनी से दोनों के जीवन में मिठास खुल गई थी। सुमन आजकल चहकी चहकी रहने लगी थी। पूरे 2 महीनों तक मैसेज के जरिए उन दोनों में बात होती रही।
फिर एक दिन आशीष ने मैसेज में अपना फ़ोन नंबर फिर से लिखकर भेजा और सुमन से बात करने की इच्छा जताई। ये पढ़ते ही सुमन का दिल धड़का। उसके मन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। वो खुशी के 7वें आसमान पर थी। वो सोचती, जो आज तक शब्दों का ताना बाना बुनता था, सपनों को सजाता था, अब उसकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब पोस्टिट मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं थी। दोनों हर रोज़ फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें करते। आशीष को अब सुमन बहुत पसंद आने लगी थी और सुमन सुमन हकीकत की चिंता किए बिना बातों ही बातों में आशीष को अपना दिल दे बैठी थी। वो पहला ऐसा लड़का था जिसने उसे आदर दिया था, उसके गुणों को सराहा था। प्यार के इस खूबसूरत एहसास में वो अपने शरीर को भूल ही गई थी। वो भूल रही थी कि आशीष ने अभी तक उसे देखा नहीं है। वैसे सुमन दिखने में अच्छी थी। गेहुआ रंग, घुटनों तक लंबे बाल जो हमेशा चोटी में गुथे रहते थे। शांत स्वभाव उसके चेहरे को खूबसूरत बनाता था। बड़ी बड़ी काली पानीदार आंखें और आजकल जो उसके होठों पर मुस्कान रहती थी, वो उसके रूप में 4 चांद लगाती थी। उसकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। इतनी सुंदरता के बावजूद वो अपने वजन के कारण अपने ही शरीर में हीन भावना महसूस करती थी। वो हीन भावना शायद वजन की नहीं थी, वो थी समाज में स्वीकार न किए जाने की। चाहे जितनी भी बातें कर ली जाएं, पर हर रिश्ते का एक भविष्य होता है। भविष्य के इस मुकाम को पाने के लिए हर एक रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे जितना सुकून मिले, एक जगह रुका नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ सुमन के साथ भी हुआ। शाम को 7 बजे रोज की तरह सुमन के फ़ोन की घंटी बजी। सुमन जानती थी कि फ़ोन आशीष का है। उसने चहकते हुए फ़ोन उठाया। कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आशीष बोला, सुमन, अब बहुत हुआ ये सब। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच के इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। एक शहर में रहकर भी आज तक हम मिले ही नहीं हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमारे बीच की ये डोर मैं और पक्की करना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सरलता ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझसे मिलने आओगी? इतना सुनते ही सुमन के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, सांस फूल गई। उसने कोई जवाब दिए बिना ही फोन काट दिया। आशीष उसे बार बार फोन लगाता रहा और सुमन हर बार फोन काट देती। सुमन को अचानक अपना बेडौल शरीर और भी ज्यादा बदसूरत लगने लगा था। उसने फोन पर आशीष के मैसेज देखे जिसमें उसने मिलने की जिद पकड़ ली थी। वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। आशीष की बातों ने सुमन को हिलाकर रख दिया था। कुछ दिनों में मिले प्यार के एहसास को वो खोना नहीं चाहती थी। वो सहमी सी आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। अपनी छवि आईने में देखते ही उसका मन गुस्से से भर उठा। वो बोली, तुम एक बार फिर से मेरे और मेरी खुशियों के बीच आ ही गए। मुझे इस मोटापे से नफरत है। तुमसे ज़्यादा घिनौनी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मुझे कभी तुमसे छुटकारा मिलेगा? इतना कहकर सुमन वहीं टूटकर बिखर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पूरा यकीन था कि आशीष उसे देखते ही उससे नफरत करने लगेगा, तो इससे पहले कि बाकी लड़कों की तरह आशीष भी उसे रिजेक्ट करता, सुमन ने आशीष के फ़ोन ना उठाने का फैसला कर लिया। आशीष ने सुमन से बात करने के लिए फिर से पोस्टेड मैसेज को भेजना शुरू किया। सुमन ने सभी मैसेज बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल दिए। सुमन फिर से एक बार किसी पत्थर की तरह कठोर बन गई। अपनी भावनाओं को उसने बर्फ बना दिया। आशीष से बात किए हुए सुमन को 15 दिन बीत चुके थे। अपने जख्मों के साथ वो फिर से अपना जीवन जीने लगी थी। कुछ दिनों बाद आशीष के फ़ोन आने भी बंद हो गए। एक दोपहर जब सुमन अपने ऑफिस के काम में बिजी थी, तो ऑफिस बॉय आया और बोला, सुमन मैडम, कोई आशीष जी आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बाहर रिसेप्शन में बिठाया है। ये सुनना था कि कुछ पलों के लिए जैसे सुमन की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वो सुन्न बैठ गई। जैसे ही होश में आई तो सोचने लगी, अब क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? क्या यहाँ से भाग जाऊं? बहुत सारे उल जुलूल विचारों के बाद सुमन धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र आशीष पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। आशीष का भोला चेहरा सुमन को फिर से एक बार
प्यार की आंधी में उड़ाए ले जा रहा था। तभी आशीष ने सुमन को देखा और उसकी ओर बढ़ा। उसने पूछा, आप सुमन है ना? सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। आशीष ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक कोने में ले गया। सुमन हक्की बक्की रह गई। वो होश में तब आई जब आशीष ने उससे पूछा, सुमन, यहीं बात करनी है या कहीं बाहर चलें? सुमन ने कहा, बाहर चलते हैं। चलते चलते आशीष ने सुमन से पूछा, क्या चल रहा है ये सब? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुमन ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे देखने के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? इस पर आशीष बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या तुम सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रही हो? और मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था, कितना घबरा गया था मैं। सुमन ने आगे कहा, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा शरीर बेडौल है, मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ, पर तुम्हें खो देने के डर ने मुझे कभी कुछ कहने ही नहीं दिया। जब तुमसे बात करती तो सब कुछ भूल जाती। इतना कहकर वो रोने लगी। आशीष ने अपनी दोनों हथेलियों में सुमन का चेहरा उठाया और बोला, तुम मुझसे बात करते समय अपने शरीर के बारे में क्यों भूल जाती थी पता है? क्योंकि हमारा रिश्ता शरीर का है ही नहीं। तुम्हारे लिए मेरा खिंचाव और जुड़ाव तुम्हारे मन की सुंदरता से है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आशीष किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वो आंसू भरी आंखों से आशीष को एकटक देखे जा रही थी। आशीष ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सुमन, ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। इस रिश्ते के लिए हाँ तभी कहना जब तुम चाहती हो। किसी दबाव में मत आना। मैं भी कोई स्वर्ग से उतरा हुआ तो नहीं हूँ। ऐब तो मुझ में भी हैं। और फिर मैं किसी फिल्म स्टार जैसा भी तो नहीं दिखता। आशीष की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जाते समय आशीष ने सुमन के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, सुमन, हमारा रिश्ता पोस्ट-इट के उन रंग बिरंगे मैसेज की तरह ही होना चाहिए, जिसके एक एक शब्द में छिपे रंग और जज्बात कभी भुलाए नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगे। अब पोस्ट-इट का गुलाबी रंग फिर से एक बार सुमन की गालों को गुलाबी कर रहा था। आशीष के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हुए सुमन सोच रही थी कि कभी कभी गुलाबी, नीले, पीले रंगों में लिपटे कुछ शब्द, ये चंद शब्द जीवन में ऐसी जादू की छड़ी घुमाते हैं कि जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। प्यार और अपनापन ऐसी ही चीजें हैं जो जीवन में आए बड़े से बड़े डिप्रेशन और दुख को धो डालती हैं। जो जिंदगी कभी रेंग भी नहीं सकती थी, वो प्यार के पंख लगते ही उड़ने लगती है। इन्हीं रंगों और मिठास का इंतजार करते करते सुमन अपने ही जीवन से नाउम्मीद होती जा रही थी। लेकिन उन रंग बिरंगी पोस्टेड नोट ने सुमन की जिंदगी में ढेर सारे रंग भर दिए।